Everyone, welcome again to my YouTube channel Microbiology with Motivation Microvision। आपको हेडिंग देख के तो पता चल ही गया होगा कि किसकी बात हो रही है। बात हो रही है ना बच्चा लोग, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है आपको इस लेक्चर में यही जानना है। ओके, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अगर आप जैसे आप बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, सेल पढ़ते हैं, तो सेल क्या होती है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। आप इसके बिना बायोलॉजी के बारे में सोच भी नहीं सकते। मतलब अगर बायोलॉजी पढ़ना है तो आपको सेल पढ़ना ही पड़ेगा। वैसे ही अगर आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किसी भी एक्सपेरिमेंट, सदर्न ब्लॉटिंग करना है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग करना है, डीएनए एक्सट्रैक्शन करना है, पता लगाना है कि कौन सा डीएनए है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना है, न्यूक्लिक एसिड्स को पता करना है, आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज मस्ट, आपको आनी ही चाहिए। तो प्रैक्टिकल्स में बीएससी, एमएससी, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो समझ लीजिए इस टॉपिक की मतलब कितनी नीड है, आपको इसके बारे में जानना ही चाहिए। बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत इजी टेक्निक है, वन ऑफ द ईजीएस्ट टेक्निक है। सो लेट्स गो गेट सेट स्टार्टेड। ओके, तो देख रहा है विनोद, कितने अच्छे अच्छे डायग्राम दिए हुए हैं मैम ने, तो देख रहा है। हाँ, मैं तो देख रहा हूँ और मुझे तो मज़ा भी आ रहा है देखने में, लेकिन मुझे जानना है कि आखिर ये सब क्या है। मुझे ये डायग्राम्स देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मुझे इसके बारे में जानना है। तो भाई मैम किस लिए है? अरे भाई रुको रुको, मैं बताती हूँ ना कि ये सब क्या है। ये सब इंस्ट्रूमेंट है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट। आपको अगर पूछा जाए वाइवा में, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैं वाइवा के सारे क्वेश्चन को आपको यहाँ बताऊँगी, तो प्लीज़ नोट इट डाउन। तो वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है उसका इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, या फिर आपको स्पॉटिंग में आ सकता है 2 नंबर के लिए कि इसको देखिए और ये देख के बताइए कि ये क्या है। तो ये एक इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट का रियल डायग्राम है। देखो, जो आप इमेजिन करते हो ना, कभी कभी रियलिटी बहुत डिफरेंट रहती है। जो आप डायग्राम्स में देखते हो उससे कभी कभी रियल जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो बहुत डिफरेंट दिखता है। तो ये देख लीजिए, ये इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट का रियल डायग्राम है। इसमें एनोड है, कैथोड है, और आपको उसमें जेल दिख रहा होगा, ठीक है, और वेल्स दिख रही है आपको, उसमें बफर दिख रहा है। तो ये रियल डायग्राम है, एकदम रियल इमेज है। ये हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट है। ओके, तो सबसे पहले धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप पता करते हैं कि आखिर ये क्या है और इसमें क्या परफॉर्म होता है, कैसे आप डीएनए के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर लेते हो। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप एग्रोस जेल का यूज़ करके क्या कर सकते हो, मतलब वाई वी नीड दिस टेक्निक, और इसका यूज़ करके आप किसको सेपरेट कर सकते हो। तो सबसे इजी आंसर है कि आप न्यूक्लिक एसिड के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज एंड साइज़ और चार्ज के बेसिस पर आप उसको सेपरेट कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में इसके डेफिनेशन देख लेते हैं कि एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ मेथड दैट यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, प्योरिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड सेपरेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स। मैंने आपको ईजी लैंग्वेज में बताया, यहाँ पर इंग्लिश में, अंग्रेजी में बताया गया है विनोद, अंग्रेजी में, ठीक है। तो चलिए, अंग्रेजी भी बता दी आपको। आगे चलते हैं कि आपको पता है ये एगरोस क्या होता है। आपने अगर माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो तो बहुत एगरोस जेल बनाया होगा बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के लिए, या फिर आप जो न्यूट्रिएंट मीडिया करते हैं, अगार मीडिया बनाया होगा ना। क्यों बच्चों, अगार मीडिया बनाया है? चलिए, आपको पता होगा, अगर आपने बनाया होगा तो वेल एंड गुड, नहीं बनाया होगा तो मैं किसी दिन आपको मीडिया प्रिपरेशन सिखाऊंगी, और उसके लिए आपको लेकिन कमेंट करना पड़ेगा कि आपको सीखना है, तो फिर मैं बता दूंगी। तो एगरोज, सबसे पहले ये एगरोज है क्या। तो एगरोज जो है ना, एक जेली ये भी एक पाउडर होता है जो कि आप एक्सट्रैक्ट करते हो किससे, ये लैब्स में अवेलेबल होता है। और जब मम्मी जेली वगैरह बनाती है ना, तब उसमें भी डालती है एगरोज पाउडर। तो एगरोज जो है वो सीविड, मतलब रेड एल्गी जो होती है ना, उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उसका नाम क्या है, ग्रेसिलेरिया, ठीक है। तो उससे एक्सट्रैक्ट करी जाती है, और इसका यूज़ मेनली जेलीज़ में किया जाता है। ओके, हम इसका यूज़ एक्सपेरिमेंट्स में भी करते हैं, ठीक है। तो जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है,
द डीएनए इज लोडेड इनटू द प्रीकास्ट वेल इन द जेल एंड करंट इज अप्लाइड। मैंने बताया था कि जैसे कि नाम में ही छुपा हुआ है इलेक्ट्रोफोरेसिस, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का तो कहीं ना कहीं करंट, इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, करंट सप्लाई करके जो है वो आप सेपरेट कर रहे हो डीएनए के फ्रेगमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड चार्ज। तो आपको प्री कास्टिंग वेल, ये सब क्या है, इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको हर एक टर्म की मीनिंग बताऊंगी कि वेल क्या होते हैं, है ना, कैसे बनाए जाते हैं जेल के अंदर वेल, और क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि आपका डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करती हूँ। चलिए देखिए, आपका जो डीएनए होता है ना बच्चा लोग, जो आपका डीएनए होता है वो नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल होता है, मतलब डीएनए खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। क्यों ऐसा करता है, आपको इसका रीज़न पता है? क्योंकि शुगर और फॉस्फेट की जो बैकबोन होती है, शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन होने के कारण जो आपका डीएनए है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। आपको पता है ना, डीएनए के अंदर, डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है जिसमें नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो फॉस्फेट ग्रुप होने के कारण ये जो है ये नेगेटिव चार्ज कैरी करता है खुद पर। अब जब ये नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, आपको पता है कि जो नेगेटिव होता है वो हमेशा किसके तरफ मूव करना चाहता है, पॉजिटिव चार्ज के कारण। तो हम जो अपना आपका इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट है, इसको इस तरीके से डिज़ाइन करा है ना साइंटिस्ट ने। साइंटिस्ट बड़े होशियार होते हैं, आपको तो पता है, बहुत इंटेलिजेंट माइंड्स होते हैं। तो क्या करते हैं कि मैं आपको धीरे धीरे बताने की कोशिश करती हूँ कि डीएनए जो है वो नेगेटिव चार्ज है। अब जो नेगेटिव चार्ज है तो एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और कैथोड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो कैथोड के साइड में वो लोग डीएनए को रखते हैं। हम डीएनए को जो है वो हमारा सैंपल लोड कर देते हैं। आपको पता है डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है तो वो किसकी तरफ मूव करता है, अपोजिट वाले की तरफ। मतलब कैथोड जो है, कैथोड एनोड के साइड में मूव करता है। एनोड मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, एनोड मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। तो आपका जो डीएनए है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की साइड में मूव करता है। मतलब कैथोड से जो है वो एनोड के साइड में, कैथोड से जो है वो एनोड के साइड में आपका डीएनए मॉलिक्यूल मूव करता है। तो चलिए इस डायग्राम पर एक नज़र डालिए, बहुत ही अच्छा डायग्राम है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने बताया आपको कि जैसे कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और ये होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो यहाँ आपका जो है वो डीएनए को आपने यहाँ पर क्या करा, यहाँ आपने आपके डीएनए को पोर कर दिया, मतलब आपने आपका डीएनए का सैंपल इन वेल्स में रख दिया। देखिए ये वेल्स होती है, ये वेल्स कैसे बनाई जाती हैं ये वेल्स, चलिए मैं आपको बताती हूँ। आपको कॉम्ब पता है, आपको पता है कॉम्ब, कॉम्ब क्या होता है, कॉम्ब मतलब कंघी होती है भाई, जो आप घरों में कंघी करते हैं वो कंघी होती है। देखिए जो जेल होता है ना, जब आप आपका एगरोज जेल बनाते हो ना बच्चा लोग, जब आप आपका एगरोज जेल बनाते हो तो इनिशियली वो ना लिक्विड फॉर्म में होता है। इनिशियल किस फॉर्म में होता है, लिक्विड, लेकिन थोड़ी ही देर टाइम में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जेल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब तक कि वो जेल में कन्वर्ट होता है तो क्या करते हैं हम लोग एक कास्टिंग ट्रे लेते हैं। आपने एक कास्टिंग ट्रे ले लिया, चलिए और अच्छे से आपको बताते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आई होप यू गाइज आर वेल अंडरस्टूड। आप लोग तो बहुत होशियार लोग हो, जल्दी समझ जाओगे। तो चलिए मान लीजिए आपने आपका कास्टिंग ट्रे लिया, ओके, आपने आपका कास्टिंग ट्रे ले लिया, ठीक है, ये आपने आपका कास्टिंग ट्रे ले लिया, ओके। यहाँ पर आपने कॉम्ब लगा दी, ठीक है, यहाँ पर कॉम्ब लगा दी, इस साइड में भी लगा देंगे। मैं आपको जस्ट बता रही हूँ इजी एक्सप्लेनेशन के लिए, बाकी वो इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट आपने रियल वाली देखी है ना, उसमें भी हम कॉम्ब लगा देते हैं। कॉम्ब लगाने से क्या होता है ना, ऐसे वेल फॉर्म हो जाते हैं। ये वेल दिख रहे हैं आपको, ये वेल इस कॉम्ब के कारण बनते हैं। हमको क्यों करना होता है, जब आपका एगरोज जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, जब आप इसको यहाँ पर एगरोज को पोर कर देंगे, ठीक है। अब आपने आपका एगरोज यहाँ पे पोर कर दिया तो इन कॉम्ब के कारण क्या हो जाएंगे, वहाँ पर छोटे छोटे, इतने बड़े बड़े नहीं होते, छोटे छोटे वेल वहाँ बन जाते हैं, ताकि उसमें आपका डीएनए क्या हो जाए, हम इजीली अपना डीएनए वहाँ पर पोर करें। तो यहाँ पर ये जो वेल बने हुए हैं ना, इसमें हम हमारा डीएनए पोर करते हैं, इसीलिए हमको वहाँ पर वेल बनाना ज़रूरी है एगरोज में। फिर थोड़ी देर बाद जो ये एगरोज है वो क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई होना चालू हो जाता है, मतलब कि जेली फॉर्म में आना चालू हो जाता है ना। हम जेल की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ी देर में जेल फॉर्म में आना चालू हो जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, आप ये कॉम्ब को हटा देंगे, क्योंकि अब आपको जो वेल चाहिए थे वो इस एगरोज जेल में ऑलरेडी बन चुके हैं।
ठीक है। फिर उसके बाद आप थोड़ी देर बाद ये कॉम को हटा देंगे। तो अब इस कॉम का आई होप आपको इस कॉम का यूज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम कॉम का यूज़ कैसे करते हैं और वेल बनती तो बनती कैसे है इस एग्रोज जेल में। ठीक है, तो मैंने ये आपको ईजी डायग्राम बनाया और आपको पता है कि डीएनए जो है वो ये नेगेटिव चार्ज है, आपको ये नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। तो यहाँ पर आपका डीएनए होगा, इस साइड में आप आपके डीएनए को पोर करोगे और उसके अपोजिट साइड में जो है वो पॉजिटिव चार्ज एनोड रहेगा। तो जो नेगेटिव से आपका डीएनए किस साइड में मूव करेगा, पॉजिटिव के साइड में। और याद रखना कि जो हमेशा याद रखिएगा कि जो लार्जर फ्रेगमेंट होते हैं डीएनए के, जो लार्जर फ्रेगमेंट होते हैं वो मूव करते हैं बड़े स्लोली। याद रखना अगर मोटे लोग हैं, जो मोटे लोग हैं, भाई मैं तो मोटा बच्चा हूँ, लड्डू पेड़े खाता हूँ, तो जो मोटा इंसान होता है वो कम भागता है ना। ये आपने कभी नोटिस किया है? जो पतले लोग होते हैं वो फटाफट अपनी हड्डियों में अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए फटाफट से भाग लेते हैं, इतना तेज़ भागते हैं। अरे भाई, मोटे लोग तो पीछे ही छूट जाते हैं और पतले लोग जल्दी जल्दी बाहर आ जाते हैं, मतलब कि जल्दी जल्दी भाग जाते हैं। तो वैसे ही डीएनए के साथ भी होता है। डीएनए के भी साथ क्या होता है कि जो डीएनए के लार्ज फ्रेगमेंट है, ठीक है, जो लार्जर फ्रेगमेंट है, डीएनए के जो लार्जर फ्रेगमेंट है, ये जो डीएनए के लार्जर फ्रेगमेंट है, इनको टाइम लगता है बच्चा लोग। ठीक है, याद रखिएगा जो डीएनए के लार्जर फ्रेगमेंट है उन्हें टाइम लगता है मूव करने में, एज़ कम्पेयर टू जो छोटे छोटे वाले होंगे वो जल्दी जल्दी नीचे आ जाएंगे। और जो मोटे मोटे वाले होंगे, मतलब कि जो बड़े बड़े लार्जर फ्रेगमेंट्स हैं, उनको टाइम लगेगा रन होने में। तो आपको मैंने तीन चीज़ें यहाँ पर, तीन कंसेप्ट क्लियर कर दिए कि सबसे पहले कि चार्ज के बेसिस पे डीएनए का सेपरेशन होगा। चार्ज के बेसिस पे कैसे? क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो कैथोड से एनोड के साइड में आपका जो है वो डीएनए रन करेगा। उसके बाद जो है मैंने आपको सेकंड चीज़ बताई कि साइज़ के बेसिस पे कैसे, जो छोटे होंगे वो फटाफट से आ जाएंगे और जो मोटे होंगे, मतलब कि जो लार्जर फ्रेगमेंट्स होंगे, उसको टाइम लगेगा। ठीक है, दो चीज़ें आई होप आपके अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब ये लैडर क्या है मैम? तो लैडर भी हम आपको समझाएंगे, अभी इसके लिए टाइम है। ठीक है, अभी ये बेसिक है। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं और आई होप कि आप इसका एक भी पार्ट स्किप नहीं करेंगे और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही देंगे। ये तो बोलना ही नहीं पड़ता है मैम को, आप ये तो कर ही देते हैं। चलिए, अगर आपको सच में पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए, हल्के फुल्के वेफर्स के साथ, ब्रेक के साथ हम हमारा आगे का चालू करते हैं। इतनी मोटी मोटी बातें हैं ना, थोड़ा हमको मैम हमको थोड़ा टाइम लगता है, आप थोड़ा धीरे धीरे बताइए। ठीक है, धीरे धीरे बता देते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। चलिए, द इलेक्ट्रोफोरेटिक माइग्रेशन रेट ऑफ डीएनए थ्रू एगरोज जेल इज डिपेंड ऑन द फॉलोइंग। जो एगरोज इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट है, जो आपका इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट है, उसमें माइग्रेशन जो कर रहा है ना, वो 3-4 चीज़ों पर तो डिपेंड होता है। अब वो किन किन चीज़ों पे डीएनए का माइग्रेशन, आपको माइग्रेशन का मतलब पता है ना बच्चों? जो वो रन हो रहा है, जो वो माइग्रेट कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है ना आपका डीएनए कहाँ से कहाँ जा रहा है? आपका डीएनए है नेगेटिव चार्ज, तो वो एनोड के साइड में जा रहा है, कैथोड से एनोड के साइड में जा रहा है, माइग्रेट कर रहा है। तो वो कुछ कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि साइज़ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। मैंने तो आपको अभी चीख के बताया कि भाई छोटा वाला जल्दी जाएगा, बड़ा वाला लेट जाएगा। तो साइज़ पर तो हाँ मैडम, साइज़ पे तो डिपेंड करता है भाई, छोटा वाला तो इंसान जल्दी भागेगा। फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एग्रोज जेल। अब आप मुझे बताइए कि आपका एग्रोज का ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, ये आपको एग्ज़ाम में पूछेंगे। ठीक है, तो ये एक आपका एक क्वेश्चन है, तो आप इसका लॉजिक से आंसर बताइए। मैंने अभी तक आपको जितना भी समझाया उससे रिलेटेड है। ठीक है, अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन में कौन से मॉलिक्यूल्स जो है वो फास्टर मूव करेंगे बताइए। अगर स्मॉल मॉलिक्यूल्स है तो कॉन्सेंट्रेशन कैसा होना चाहिए? अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, एगरोज जेल में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो स्मॉल मॉलिक्यूल ही तो मूव करेंगे ना वहाँ पर। ठीक है, तो स्मॉल मॉलिक्यूल को मूव करना, अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि बहुत ज़्यादा पास में है मॉलिक्यूल, इसमें से मूव कौन से मॉलिक्यूल कर सकते हैं? स्मॉल मॉलिक्यूल रहेंगे तो इसमें से मूव कर पाएंगे। अगर डीएनए का अगर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एगरोज जेल का कम है, अगर कॉन्सेंट्रेशन एगरोज जेल का कम है बच्चा लोग, तो क्या होगा? अगर कॉन्सेंट्रेशन एगरोज जेल का कम है, सी, अगर कॉन्सेंट्रेशन एगरोज जेल का कम है, अगर जेल का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो लार्जर मॉलिक्यूल मूव फास्टर,
ठीक है, क्योंकि अगर ये जो जेल है अगर इतना दूरी दूरी पे इसके मॉलिक्यूल रहेंगे तभी तो ना आपका लार्जर, क्योंकि लार्जर फ्रेगमेंट को जो है ज़्यादा जगह चाहिए रहेगी। अगर डीएनए का फ्रेगमेंट जितना बड़ा है उसको उतनी ज़्यादा स्पेस चाहिए रहेगी नीचे आने में, मतलब वहाँ जेल में से रन करने में। और अगर डीएनए का फ्रेगमेंट छोटा है तो वो तो मान लीजिए कंसनट्रेटेड है, सॉल्यूशन है, तो ये तो कहीं से भी निकल जाएगा, क्योंकि छोटा सा है तो ये कहीं से भी निकल जाएगा। कभी भी आप देखना कि कोई भी रूम है वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो मोटे लोगों को ज़्यादा जगह लगेगी ना, और छोटे जो दुबले पतले लोग, अगर आप एक सीट है उस पर 3 लोग बैठे हैं तो दुबले पतले लोग रहेंगे तो वो फटाफट ज़्यादा लोग बैठ जाएंगे। लेकिन अगर मोटे लोग हैं तो वही 1 या 2, मतलब कि ज़्यादा स्पेस लगती है लार्जर फ्रेगमेंट्स को। आपको समझ, आई होप मेरी ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो लार्जर फ्रेगमेंट्स को ना बच्चा लोग ज़्यादा जगह लगती है तो लो कंसंट्रेशन चाहिए एग्रोस जेल का, ताकि डीएनए फ्रेगमेंट्स इजीली निकल पाए। और अगर हाई कंसंट्रेशन है तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ओके, आई होप यू गाइज आर गेट इट। फिर वोल्टेज अप्लाइड, आपको वोल्टेज अप्लाई करना होता है। हमने बोला कि जैसे कि इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट है तो वोल्टेज करंट है तो वोल्टेज भी तो होगा ही, तो आपको वोल्टेज अप्लाइड को देखना है। कन्फर्मेशन ऑफ डीएनए एंड बफर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोफोरेसिस, आपको कन्फर्मेशन देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा बफर यूज़ करना है इलेक्ट्रोफोरेसिस में। बच्चा लोग ये जो एग्रोस जेल है ना इसको ऐसे ही नहीं रख देते कि उसमें सैंपल रन कर दिया और बस रन हो जाएगा, नहीं, आपको इस इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट में रनिंग बफर को भी सप्लाई करना पड़ता है, मतलब आपको वहाँ पर रनिंग बफर डालना पड़ता है। तो अब बहुत सारे सेवरल बफर्स आते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो देखे गए हैं वो TAE और TBE है। TAE का फुल फॉर्म है ट्रिस एसिटेट EDTA एंड ट्रिस बोरेट TBE। तो ये जो मैं बता रही हूँ इसको आपको राम कथा जैसे सुनना नहीं है बच्चा लोग, इसको आपको प्रॉपर याद रखना है। TAE ट्रिस एसीटेट, एम का मतलब यहाँ पर क्या है एसीटेट, और ई का मतलब EDTA आपको पता है ना। EDTA क्या है? EDTA जो है वो एक इंटरकिलेटिंग एजेंट है। आपको EDTA के बारे में पता है बच्चा लोग? चलिए लिखिए, क्योंकि आपसे जो है वो पूछा जा सकता है कि EDTA क्या है। यहाँ पर जो आप बफर यूज़ कर रहे हैं आप जो है इसको ट्रैकिंग डाई भी बोलते हैं। जिन बच्चा लोगों को पता होगा कि डीएनए का जब आप सैंपल लोड करते हैं तो उसके साथ साथ क्या आप डालते हैं वहाँ पर EDTA डालते हैं, जो कि एक इंटरकिलेटिंग एजेंट है, जिससे आपको जो आपकी जब आप लास्ट में आपका डीएनए देखते हैं ना ऑन द एक्सपोजर ऑफ यूवी, तो जो आपको ब्राइटन बैंड्स दिखते हैं, आपको मैं डायग्राम बताती हूँ, ठीक है। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ब्राइट कलर का, ये ब्राइट आपको कैसे विजुअल हो रहा है? ये डीएनए के, सिर्फ अगर आप डीएनए डालोगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा इस जेल पे। आपको यहाँ पर इंटरकिलेटिंग एजेंट डालना होता है। लिखिए मेरे साथ, इंटरकिलेटिंग एजेंट, जिसका नाम है EDTA। ओके, तो EDTA जो है ये ना थोड़ा सा म्यूटाजेनिक इन नेचर होता है, तो आपको इसको बहुत सावधानी से, जब आप इसमें लोड करते हैं तब भी आपको सावधानी बरतनी होती है, और जब आप इसको डिस्कार्ड करते हैं, जैसे आपका हो गया, आपने जेल रन करवा दिया, लेडर से मैच कर लिया डीएनए, उसके बाद आपको इसको डिस्कार्ड मतलब डिस्कार्डल बीन में ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये म्यूटाजेनिक हो सकता है। आपको फ्यूचर में इसके कंसिक्वेंसेस नज़र आ सकते हैं। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आपने देख लिया कि क्या इम्पोर्टेंस है EDTA का। चलिए आई होप आपको पता चल गई होगी इम्पोर्टेंस क्या होती है रनिंग बफर की, ठीक है। अब आपको ये जो आपने देखे, आपका जो ये इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर है ना, मैंने आपको डायग्राम दिखाया हुआ था, शुरुआत में ही मैंने आपको डायग्राम दिखाया हुआ था। तो ये जो डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये एकदम रियल डायग्राम है। तो इसमें जो है ना बच्चा लोग, इसमें जो ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर रनिंग बफर भी डालते हैं। ये जो है ये आपका एगरोस जेल की शीट है, जो आपने एगरोस जेल प्रिपेयर किया हुआ है ना, मैंने जो आपको बताया हुआ था। तो ये आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ता है। फिर उसके बाद आप जब उसको प्लेस करते हो इस एगरोस जेल की शीट को इस चैम्बर में, तब आपको रनिंग बफर लगता है। तो ये रनिंग बफर मैंने आपको दोनों बताए, TAE और TBE आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत टाइप के होते हैं, वो आपको डिपेंड करता है आपका एक्सपेरिमेंट कौन सा है, ठीक है। तो ये आपको बेसिक्स मैंने बता दी है। चलिए आगे चलते हैं, इसी सीरीज़ में हम पहुंच गए हैं हमारे बफर तक।
ओके। अब देखिए आपको कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं, ये पूरा प्रैक्टिकल है दोस्तों। अगर क्योंकि बीएससी एमएससी में इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट का प्रैक्टिकल होता ही है, तो ये आप इससे भी नोट्स बना सकते हैं आपके। चलिए अब समझते हैं कि आपको कौन कौन सी जो है वो रिक्वायरमेंट्स होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस करने में। तो आपको एग्रोस पाउडर चाहिए होता है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि एग्रोस पाउडर से ही तो आप एग्रोस जेल बनाओगे ना बच्चा लोग। तो आपको एग्रोस पाउडर चाहिए होता है, टीएई बफर चाहिए होता है, मैंने बताया कि आप टीबीई भी यूज़ कर सकते हो। इथिडियम ब्रोमाइड आपको इंटरकलेटिंग एजेंट भी चाहिए होगा इसमें। जेल लोडिंग डाई आपको चाहिए होगा, जिसका नाम है, यहाँ पर लिख लीजिए, जेल लोडिंग डाई का नाम है ब्रोमोफिनॉल ब्लू। ब्रोमोफिनॉल ब्लू, ठीक है। ये आपकी कलर डाई है, इसी से आपको पता चलता है, मतलब कि ये जो आपका सैंपल तो कलरलेस होगा, लेकिन ये अगर आप डालेंगे तो आप इसको ट्रैकिंग डाई भी बोल सकते हैं। लिखिए ट्रैकिंग डाई। आई होप कि आप इन सबको नोट डाउन करेंगे। आपको सीधे क्वेश्चंस पूछ लेंगे कि आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो एक ट्रैकिंग डाई यूज़ होती है या फिर कौन सी डाई यूज़ होती है, तो आपको बताना पड़ेगा वहाँ पर कि ब्रोमोफिनॉल ब्लू नाम की जो है वहाँ पर डाई यूज़ होती है। ठीक है, समझ में आ गया। और हमने एक और पढ़ा था कि एक इंटरकलेटिंग एजेंट भी वहाँ पर यूज़ होता है, वो कौन सा है? ईडीटीए। ईडीटीए का काम क्या होता है? ये डिग्रेडेशन से बचाता है डीएनए को। ठीक है, अब आइए, अब ये देखो, डीएनए लैडर का यूज़ करते हैं। इन सब के मैंने आपको अभी जितने भी बता दिए, इनके यूज़ आपको प्रॉपर पता है ना बच्चा लोग, मैंने आपको सबके यूज़ भी बता दिए हैं। अब जो आपका है डीएनए लैडर, अगली रिक्वायरमेंट आपकी डीएनए लैडर है। तो डीएनए लैडर जो है, मान लीजिए आपने सैंपल को रन करवा लिया, क्या करेंगे आप इससे? आपको कंपैरिजन भी तो करना होगा ना, तभी तो आपको पता चलेगा कि ये कितने केबी का आपका फ्रेगमेंट है। तो आपको जब भी आपको तभी तो पता चलेगा कि भाई हमको हमारी रिक्वायरमेंट इतने केबी की थी और इतने केबी का बैंड हमको मिला है। तो आपको ये सब कैसे पता चलता है? आप वहाँ पर एक डीएनए लैडर, जब मैंने अभी आपको इससे पहले एक डायग्राम दिखाया था, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि डीएनए लैडर होता है। डीएनए लैडर हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन करने के लिए कि हमारे जो रिक्वायरमेंट का जो है, हमें जो चाहिए था वो फ्रेगमेंट आया है कि नहीं आया। तो हम ये, आप ने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया होगा तो वहाँ कंट्रोल लगाते हैं, तो वैसे ही ये आपके इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक, जो आपके डीएनए के वेल्स हैं, जो आपके सैंपल है, उसका कंट्रोल ये है। ठीक है, तो ये होता है डीएनए लैडर। कि आपको इसके जो है ये वेल नोन होते हैं, ये डीएनए लैडर के जो आपको कितने केबी के फ्रेगमेंट्स है, ये सब आपको उसका मॉलिक्यूलर वेट पहले से नोन होता है। ठीक है, और आपको ये जो अननोन वाले हैं इससे फिर मैच करना होता है डीएनए लैडर को। चलिए, अब ये बेसिक भी आप समझ गए। अब आता है इलेक्ट्रोफोरेसिस अपरेटस। मैंने आपको इससे पहले ही बता दिया है, उसमें एनोड होता है, कैथोड होता है, कहाँ क्या कास्टिंग ट्रे होता है, कॉम्ब होता है, ये मैंने आपको अपरेटस के बारे में ऑलरेडी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है, मैं और दिखा दूँगी आपको। फिर पावर सप्लाई, जो बेसिक है पावर सप्लाई आपको लगता है। चलिए आगे चलते हैं। अब कौन कौन सी ऐसी मेजर स्टेप्स हैं, हम कैसे करते हैं, मैम आपने हमको बता दिया आप बेसिक। मैंने आपको जो सब्जी बनाते हैं, सब्जी में आपको क्या भाई, पहले आपको रिक्वायरमेंट्स तो लगे कि भाई, वो आप देखते होंगे ना आजकल तो बड़े फूड व्लॉगर्स आ गए हैं भाई, तो हर जगह फूड की बातें होती हैं। तो उसमें आपको क्या लगता है? पहले मटेरियल लगता है, वो बोलते हैं ना कि हम पहले एक बड़े चम्मच ये ले लो, पहले आपको रॉ मटेरियल जमा कर लेना है, पहले आपको ये सब सारा सामान ले आना है, उसके बाद आप मेथड पे जाते हो। वैसे ही हमने अभी तक हमारा पूरा सामान कलेक्ट कर लिया है, हमारे दिमाग में हो गया कि हमको किस चीज़ का किसके लिए यूज़ है। अब हम देखते हैं कि आखिर इसको परफॉर्म कैसे करते हैं। मेजर द डिज़ायर्ड ग्राम्स ऑफ एग्रोज टू मेक 1% ऑफ एग्रोज जेल। सबसे पहले आपको एग्रोज जेल को 1% आपको एग्रोज जेल बनाना है। ठीक है, 1% एग्रोज जेल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? 1 ग्राम आपको एग्रोज चाहिए, और बाकी का कितना चाहिए, कितने ml वाटर लगेगा बताइएगा मुझे, कमेंट में बताइएगा कि आपको कितने ml वाटर में, कितने ml डिस्टिल वाटर में आप कितने ग्राम्स डालोगे तो 1% एग्रोज जेल हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मुझे बताना, और नहीं आएगा तो फिर मैं आपको बता दूँगी। फिर माइक्रोवेव द सॉल्यूशन टू डिज़ोल्व द एग्रोज टू प्रोड्यूस अ होमोजीनियस मिक्सचर। आपको जो है, आपने एग्रोज जेल तो बना लिया आप, ठीक है, बना ही लिया। चलिए मैं आपको थोड़ा विजुअलाइज करवाती हूँ।
बहुत ही अच्छे तरीके से। मैं बहुत डिटेल में बना रही हूँ ये वीडियो, क्योंकि कई कई बच्चों को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि ये सारी चीज़ें होती कैसी है। तो मैं आपको एकदम ऐसा लगे, आप अपने आप को लैब में इमेजिन करिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया ना, वेइंग मशीन है ये, वेइंग मशीन पे पहले मैंने अपने डिज़ायर्ड ग्राम्स ऑफ एगरोस पाउडर ले लिया, ठीक है। ये स्पून में मैंने एगरोस पाउडर, ये बॉक्स है और एगरोस पाउडर लिया मैंने, यहाँ पर वे कर लिया। मुझे 1% बनाना था और मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर डिस्टिल वाटर ले लिया, ठीक है, डिस्टिल वाटर ले लिया, ठीक है। इतनी मेथड मैंने करने के बाद क्या किया, अब मैंने उसको डिज़ोल्व कर लिया। अब मैंने अपना एगरोस लिया, अब ये जो एगरोस है इसको डिस्टिल वाटर में, ये मैंने एक बीकर ले लिया, ठीक है। मैंने एक बीकर ले लिया, फ्लास्क ले लिया, ठीक है, फ्लास्क ले लेते हैं। तो फ्लास्क में मैंने अपना डिज़ायर्ड ग्राम ऑफ एगरोस डाला और उसको डिस्टिल वाटर में मिक्स कर दिया। अब इसके बाद जो है वो एगरोस जो है वो ऐसे डिज़ोल्व नहीं होता, आपको उसको माइक्रोवेव में हीट करना होता है, ठीक है, ताकि वो प्रॉपर तरीके से ट्रांसपेरेंटली डिज़ोल्व हो जाए। फिर आपने उसको माइक्रोवेव में क्या कर लेना है, थोड़ा सा हीट कर देना है, ताकि वो होमोजीनियस मिक्सचर वहाँ पे आपको प्रोड्यूस हो जाए। फिर आपको क्या करना है, उसी एगरोस जेल में, समझ में आया बच्चा लोग, फिर इसी एगरोस जेल में आपको क्या ऐड कर देना है, प्लस EDTA। मैंने बताया कि इंटरकलेटिंग एजेंट कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है इंटरकलेटिंग एजेंट। आपको क्या करना है, आपने एगरोस को डिज़ोल्व कर लिया और डिस्टिल वाटर में, माइक्रोवेव में हीट कर लिया, होमोजीनियस मिक्सचर आपको मिल गया। अब इसी होमोजीनियस मिक्सचर में आपको क्या ऐड कर देना है, EDTA को ऐड कर देना है, ठीक है। समझ लो बच्चा लोग, ऑल सेट, ऑल क्लियर, सब बढ़िया चल रहा है। चलिए 4th स्टेप देखते हैं। गेट अ जेल प्लेट and a comb, put the 2 drams into a slot on each side of the gel plate, make sure that they fit tight, pour the melted agarose into the gel plate in the electrophoretic tray। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कॉम को टाइटली वहाँ पर फिक्स कर देना है, ताकि क्या हो जाए, वो जेली बनने से, जेली जब बनेगी तब उसमें इस कॉम के थ्रू क्या हो जाए, वहाँ पर छोटे छोटे वेल्स हो जाए उस ट्रे में, ठीक है। आपको मतलब इलेक्ट्रोफोरेटिक ट्रे में ही करना है। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखिए मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट है, कास्टिंग ट्रे है। इसके बाद आपने इसके अंदर जो आपने एगरोस जेल बनाया था ना, अब उस एगरोस जेल को आप यहाँ पर कास्ट कर दो, मतलब कि यहाँ पर डाल दो एगरोस जेल। ये ऐसे जेली फॉर्म में एक शीट बन जाएगी, ठीक है। इस शीट को आपने क्या कर दिया, उस इलेक्ट्रोफोरेटिक ट्रे में रख दिया। अब आपको इसके अंदर क्या डालना है बच्चा लोग, अब आपको इसके अंदर बफर, जो आपके पास रनिंग बफर है ना, TAE, अब आपको इसके अंदर डालना है। और इतना डालना है, इतना सफिशिएंट अमाउंट में डालना है कि ये जो पूरी शीट है ना, ये पूरी कवर हो जाए, ठीक है। और ऊपर तक के आपको बहुत अच्छे से ये बफर से पूरा का पूरा ये जो शीट है इसको कवर करना है, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर है, बहुत अच्छे से देखो। पॉर इनफ इलेक्ट्रोफोरेटिक बफर TAE, ठीक है, इनटू इट टू कवर द जेल एंड प्रिवेंट ओवर हीटिंग ऑफ जेल। ये जो आपका जेल है वो एक प्रिवेंशन करता है, ताकि ओवर हीटिंग ना हो जाए जेल, आपका जेल जो है वो मेल्ट ना हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको पूरा को जो है वो ये पूरा का पूरा जो आपका शीट है एगरोस का, उसको पूरा रनिंग जेल से कवर कर देना है। बेयरफुली रिमूव द कॉम, मैंने आपको बताया कि कॉम को रिमूव कर देना है, ये आप स्टेप पहले भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कॉम को रिमूव कर देना है आपको। प्रिपेयर द DNA सैंपल बाय मिक्सिंग अराउंड द 4 माइक्रोलीटर ऑफ DNA सैंपल विथ 1 माइक्रोलीटर ऑफ लोडिंग डाई। मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी पहले, ये देखिए, ये पिक्चर आप बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो है ये जो साइंटिस्ट हैं आपके, जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो लोड कर रहे हैं DNA सैंपल को इस कास्टिंग ट्रे में, देख रहे हैं। या आपकी जो है एगरोस जेल की शीट है, इस पे आपने जो वेल्स बनाए थे, अब आपके इस वेल्स में ये लोग क्या पुट कर रहे हैं, DNA का सैंपल। जिस DNA के फ्रेगमेंट्स को आपको सेपरेट करना है, आइडेंटिफाई करना है, प्योरीफाई करना है, उस DNA के सैंपल को आपको इसके अंदर बच्चा लोग बहुत प्रॉपर तरीके से सारे एहतियात बरतते हुए आपको उसको लोड कर देना है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे से आप लोग सुन रहे हैं, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो आपको ऐसे इसको DNA का सैंपल लोड कर देना है, ठीक है। आपको एक एक चीज़ विजुअलाइज करवा रही हूँ, ताकि जब आप रियल में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करो आपको मज़ा आ जाए, ठीक है। फिर आपने आफ्टर लोडिंग दिस, आपने आपके सैंपल को लोड कर दिया, ठीक है।
उसका अमाउंट देखना होता है कि आप, क्योंकि डीएनए का सैंपल बहुत छोटा सा होता है, बहुत कम अमाउंट में होता है, तो आपको प्रॉपर तरीके से उसकी हैंडलिंग आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे ही वेस्ट कर दोगे ना आपके सैंपल को, तो आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट ही मिलेंगे, ठीक है। फिर पीसीआर करना पड़ेगा आपको और सारी है। तो आपने जो एक्सट्रैक्ट किया हुआ है उसको बहुत ही प्रॉपर हैंडलिंग के साथ आपको उसको पोर करना होता है उस वेल्स में। Add total 5 microliter of DNA ladder into the first well by using the micropipette। आपको माइक्रोपिपेट तो पता ही होगी, नहीं पता है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर देखिए, उसमें मैंने माइक्रोपिपेट बताया हुआ है आपको। माइक्रोपिपेट बल्कि एक एक्सपेरिमेंट है, आजकल हर लैब में आपको देखा ही हुआ होगा आपने, जिसके हेल्प से आप जो है वो सैंपल की लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपको इसके अंदर एक और चीज़ डालनी होती है, वो होता है ग्लिसरॉल। ये इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको वाइवा में भी पूछेंगे और जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं ना उसमें भी पूछा जाता है। ग्लिसरॉल क्यों डालते हैं मैडम हम? जब आप आपका सैंपल डालते हैं, चलिए ये आपका डीएनए का सैंपल है, ये एक टेस्ट ट्यूब है मेरे पास, मैंने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, ये मेरा डीएनए का एक्सट्रैक्शन सैंपल है, ठीक है, ये सैंपल है मेरा डीएनए का। तो इस सैंपल में मुझे क्या डालना है? ग्लिसरॉल डालना है। ग्लिसरॉल क्यों डालते हैं? या फिर आपका जो वेल है ना इसी में डाल दो। वेल में पहले आप क्या डालो? ग्लिसरॉल डाल दो और उसके बाद आप अपना सैंपल डालो, ठीक है। पहले ग्लिसरॉल डाल दो फिर सैंपल। ग्लिसरॉल क्या करता है? डेंसिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपका जो सैंपल है वो बहुत ही कम अमाउंट में है, आपका सैंपल बहुत थोड़ा सा है, तो ये क्या होगा कि उछल के ऊपर भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको उसको डेंसिटी देने के लिए आपको वहाँ पर ग्लिसरॉल लोड करना होता है, तो याद रखिएगा ग्लिसरॉल लोड होता है सैंपल के साथ। फिर उसके बाद क्या करना है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस द सैंपल 95 वोल्ट। देखो मैंने यहाँ वोल्टेज भी दिया हुआ है कि वैसे तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन इसी 95 वोल्ट मतलब कि जो पोटेंशियल है आपका 95 वोल्ट के आसपास होना चाहिए। 45 मिनट लगते हैं आपको उसको सेपरेट करने में, 1 आवर आप मान के चल सकते हैं, ठीक है। 1 आवर लग जाता है आपको इसको सेपरेट करने के लिए। फिर अब आपको आपके जेल को देखना है कि वो प्रॉपर रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर बेयरफुली रिमूव द जेल, प्लेस इट इनटू द यूवी लाइट बॉक्स एंड टेक द पिक्चर ऑफ जेल। चलिए मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया कि कैसे होता है, अब मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू और अच्छे से विजुअलाइज करवाती हूँ कि आखिर ऐसा कैसे होता है। चलिए ये देखिए डायग्राम, और डायग्राम्स हैं मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमने जिस तरीके से सैंपल किया, देखिए ये आपकी इलेक्ट्रोफोरेटिक एपरेटस है। आपने रेड वाला और ब्लैक वाले को बहुत ध्यान से, जो है यहाँ आपको दिख रहा है ना रेड और ब्लैक कलर के वायर, आपको रेड को रेड साइड में करना है और ब्लैक को ब्लैक साइड में करना है। इसका एनोड कैथोड के जो वायरिंग है इसमें नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट जो है वो ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो आपको बहुत एहतियात, बहुत महंगा मिलता है, तो इसलिए आपको लैब में बहुत सोच समझ कर इसका जो जब आप सप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, तो आपको इसकी वायरिंग का बहुत ध्यान रखना होता है, ठीक है। ये आपको दिख गया, ट्रे दिख रहा है कास्टिंग जेल, फिर आपको जेल दिख रहा होगा, फिर उसके अंदर की वेल्स दिख रहे होंगे। इसी तरीके से हम हमारा काम करते हैं। तो जो लास्ट में हमको मिलता है मैं वो बताती हूँ। जब आप उसको यूवी, जैसे ही आपने क्या किया, जैसे अब हमारा रन जो हो गया, हमारा डीएनए रन हो गया, ठीक है। डीएनए हमारा रन हो गया, डीएनए आपका ये हमारी था कास्टिंग ट्रे, यहाँ पर आपको रन मिल गया। अब आपको यहाँ पे बैंड्स दिखेंगे, ठीक है, जो आपके डिज़ायर बैंड्स हैं, यहाँ पर ढेर सारे आपके बैंड्स आ जाएंगे, लेकिन हमको ये विजुअलाइज नहीं होंगे, हम हमारी खुली आंखों से नहीं देख सकते इसको। तो फिर आपको क्या करना होता है कि जेल डॉक होता है, यूवी एल्यूमिनेटर होता है, आपके लैब्स में होगा, उस लैब में आपको जाकर क्या करना पड़ता है, इसको यूवी का एक्सपोजर देना होता है। तो आपने क्योंकि डाई डाली हुई है वहाँ पर, आपके इंटरकिलेटिंग एजेंट है, इसके कारण जो है आपके बैंड्स जो है ना डीएनए के ब्राइटन दिखाई देते हैं। ये दिख रहे हैं, ये पिंक पिंक कलर के दिख रहे होंगे, मैं आपको दूसरे भी डायग्राम दिखाऊंगी, तो उससे जो है वो ब्राइटन बैंड्स दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद आप उसको लैडर से मैच कर लो। अगर आपको कोई आपको डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है तो डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लो, आपका डिज़ायर्ड जो भी आपको चाहिए, ठीक है। तो रिजल्ट यही है बच्चा लोग कि आफ्टर रनिंग द जेल वी सी द डीएनए सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस। मैंने बताया जैसे कि स्मॉल साइज़ के फ्रेगमेंट होंगे वो फास्टली रन होंगे, और जो लार्जर फ्रेगमेंट्स होंगे वो कहीं दूर रह जाएंगे, और बैंड्स बना लेंगे अकॉर्डिंग टू देयर मास, है ना। बैंड्स वहाँ पर दिखेंगे, तो डीएनए सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड चार्ज। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अब आप एक और इमेज देखिए, ये देखिए,
ये आपको इमेज दिख रही है इस तरीके से, ये रियल इमेज है। बिल्कुल इसी तरीके से डीएनए सेपरेट होता है, बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो डीएनए रन होता है। आपको दिख रहा है यहाँ पे बैंड्स आ गए, देखिए 200 किलो बेस पेयर, मतलब जो भी है किलो डाल्टन के ये आपको बेस बैंड्स दिखाई दे रहे हैं, दिख रहा है बच्चा लोग। ये आपका लैडर दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपके सैंपल इस तरीके से रन होते हैं। एक और डायग्राम है, ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से। अगर आपको प्रॉपर रन हो रहा है ना ऐसे, नहीं तो वैसे इतना प्रॉपर रन जिनको बहुत अच्छी हैंडलिंग रहती है तब होता है। ओके, देखिए ये नेक्स्ट इमेज देखिए। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने एक एक लाइन बोली है, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। एक एक लाइन, जो ग्लिसरॉल बताया आपको, टीएई के बारे में बताया, ट्रिस एसिटाइल बफर, वाइवा में बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। लेडर का क्या काम होता है, इथिडियम ब्रोमाइड क्या है, क्या ये म्यूटाजेनिक है, तो हाँ ये म्यूटाजेनिक है। ब्राइटन बैंड्स डिसअपेयर में काम करता है। लो कंसंट्रेशन होगा तो कौन से फ्रेगमेंट्स मूव करेंगे, हाई कंसंट्रेशन है तो क्या, साइज़ के बेसिस पे क्या बेसिक है इसका प्रिंसिपल, सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको जितना भी कुछ बताया। थैंक यू। अब लेक्चर को ज़्यादा नहीं लंबा कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख दिया करो यार, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच। आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए कमेंट करके आप बता सकते हैं मुझे।